आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। तो इससे पहले जो है हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे बात किया है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ये क्या होता है, और फिर जो है हम उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल से भी देखेंगे और इसे जो है हम अंततः प्रूव भी करेंगे। तो यहां पे ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि अगर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता है तो वो जो दूसरी बॉडी होती है वह भी पहले बॉडी पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो यहां पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हम जो है धरती पर चलते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने ही पैर से धरती पर जो है कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने धरती पर जो है फोर्स अप्लाई किया F इस डायरेक्शन में। तो ये जो धरती है ये भी हमारे ऊपर जो है हमारे पैर पे ही मुझे कहना चाहिए कि उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। यहां पे ये जो हम अप्लाई करते हैं धरती पर फोर्स उसे कहा जाता है कि यह है एक्शन, और धरती जो हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है उसे कहा जाता है रिएक्शन। सो एक्शन एंड रिएक्शन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो जब धरती जो है हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है इस डायरेक्शन में, तो हम जो है इसी फोर्स के कारण जो है यहां पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि यहां पे ये एक बच्चा है जो कि कुएं में से पानी को बाहर निकाल रहा है। ये बच्चा क्या किया है कि इस रस्सी में जो है एक बाल्टी को बांधा है और उसे कुएं के अंदर जो है यहां पे डाला है, जिसमें कि पानी भरा हुआ है, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, और उसी पानी से भरी बाल्टी को जो है ये ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो यहां पे ये जो बच्चा है मान लेते हैं कि यहां पे इस रस्सी पर जो है इस डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है F। सो बच्चा जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये है F। तो ये जो फोर्स होगा ये तो होगा एक्शन। तो रिएक्शन के तौर पे यहां पे ये जो रस्सी है ये भी इस बच्चे पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। सो मैग्नीट्यूड दोनों का यहां पे सेम है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अब अगर किसी तरह से यहां पे ये जो रस्सी है ये टूट जाता है, मान लो कि यहां पे ये जो रस्सी है ये टूट गया किसी तरह से, तो इस केस में यहां पे ये जो रिएक्शन है, यहां पे ये जो रस्सी इस बच्चे के ऊपर रिएक्शन अप्लाई कर रहा है वो तो जीरो हो जाएगा, रिएक्शन यहां पे जीरो हो जाएगा। तो जैसे ये जीरो होगा वैसे ही यहां पे ये जो बच्चा है ये अपने द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण जो है इसी फोर्स से जो है यहां पे इस फोर्स के कारण जो है यहां पे ये जो बच्चा है ये पीछे की तरफ गिर जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है। यहां पे ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ये देखने में हमें काफी आसान लगता है, वैसे ये आसान है भी, लेकिन फिर भी लोगों को जो है ये कभी कभी कंफ्यूज कर जाता है। क्या है ये कंफ्यूजन, इसे जो है हम एक छोटी सी कहानी के साथ समझते हैं। तो यहां पे ये एक गधा है, और ये जो गधा है ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ को जो है ये काफी हद तक समझ जाता है, और ये जो आदमी है वो इस गधे को जो है आगे की तरफ बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन ये जो गधा है ये आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। तो ये जो आदमी है ये गधे से पूछता है कि आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हो। तो गधे ने इस आदमी से कहा कि भाई ऐसा है कि मैं इस गाड़ी पर जो है जितना फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही फोर्स ये जो गाड़ी है वो भी हमारे ऊपर अप्लाई करेगा। तो दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, और दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। तो इसलिए जो दोनों फोर्स है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब यहां पे फोर्स तो बैलेंस हो जाएगा, तो हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हमारे मेहनत करने का फायदा ही क्या है। क्या यहां पे ये जो गधा है ये जो सोच रहा है क्या ये पूरी तरह से सही है? क्या दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये जो गधा है ये सचमुच आगे नहीं बढ़ पाएगा? देखिए, दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कब करता है कि मान ले कि यहां पे जो है एक सरफेस है, यहां पे एक सरफेस है, और इस सरफेस पर जो है यहां पे जो है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, और
इस ऑब्जेक्ट पर जो है एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। मान ले कि यहाँ पे ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, यह है 5 न्यूटन का, और इसी ऑब्जेक्ट पर जो है एक और फोर्स जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये भी है 5 न्यूटन का। सो दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो यहां पे दोनों फोर्स जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। दैट मीन यहां पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव नहीं करेगा, ये यहीं पे स्टैटिक रह जाएगा। तो क्या यहां पे जो है इस केस में ये दोनों फोर्स जो है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा? भाई दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो भी अपोजिट है। तो क्या यहां पे दोनों एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे? दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कब करते हैं? जब दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हो, लेकिन वो दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा हो, तभी एक दूसरे को ये कैंसिल करता है। तो क्या यहां पे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है? नहीं, ये वाला फोर्स तो इस गधे पे अप्लाई हो रहा है, और ये वाला फोर्स इस गाड़ी पे अप्लाई हो रहा है। तो दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को ये कभी भी कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये जो गधा है ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। क्या इन रियलिटी ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, गधा आगे की तरफ बढ़ता है। सो ये दोनों एक दूसरे को ये कभी भी कैंसिल नहीं करते हैं। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे होता है, कभी भी एक ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है, और जो है वो दोनों एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करते हैं, और कभी भी फोर्स अकेला नहीं होता है। सो एक्शन एंड रिएक्शन जब भी होते हैं ये साथ में होते हैं, इनका एक पेयर होता है। तो अब जो है हम इसे न्यूटन्स के थर्ड लॉ को जो है हम प्रूव करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है हमने यहां पे दो बॉल का एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया है। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि बाहर से जो है इन पर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जो भी इंटरेक्शन होगा वो इन्हीं दोनों में होगा। तो यहां पे ये हो गया पहला वाला बॉल, और यहां पे ये हो गया दूसरा वाला बॉल। यहां पे ये जो पहला वाला बॉल है इसका जो मास है वो दूसरे वाले बॉल से अधिक है, और साथ ही साथ हम ये भी मान रहे हैं कि यहां पे ये जो पहला वाला बॉल है इसके पास जो है एक सर्टेन स्पीड है इस डायरेक्शन में, और यहां पे ये जो दूसरा वाला बॉल है इसके पास तो एक स्पीड है इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका जो स्पीड है वो पहले वाले बॉल से कम है। तो इस केस में आप सोचिए क्या होगा, क्योंकि इसका स्पीड इससे ज्यादा है, तो इस केस में यहां पे ये जो पहला वाला बॉल है ये दूसरे वाले बॉल पर जो है पीछे से जाकर के टक्कर मार देगा, इनमें हो जाएगा कलिजन। तो यहां पे ये हो जाता है कलिजन। ये जो कलिजन होता है ये बहुत ही छोटे से टाइम के लिए होता है। मान लेते हैं कि ये जो टाइम होता है ये है डेल्टा टी। ये जो डेल्टा टी है, जितनी देर तक ये कलिजन होता है इन दोनों में, ये बहुत ही छोटा सा टाइम है, और कलिजन के बाद ये दोनों जो है ये फिर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन कलिजन के बाद होता यह है कि यहां पे ये जो पहला वाला बॉल है इसका जो स्पीड है वो अब कम हो जाता है, जितना यहां पे कलिजन से पहले था उससे अब यहां पे इसका स्पीड कम हो जाता है। जबकि वहीं पे ये जो दूसरा वाला बॉल है इसका जो स्पीड है वो अब पहले से बढ़ जाता है। मतलब जब कोलिजन नहीं हुआ था, कलिजन से पहले जो इसका स्पीड था उससे अब जो है यहां पे इसका स्पीड ज्यादा हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर इसका और इसका जो है स्पीड में चेंज आया है तो इनके मोमेंटम में भी चेंज आया होगा, क्योंकि मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि मोमेंटम चेंज हो गया, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज हुआ है तो दोनों के मोमेंटम में चेंज हुआ है। मोमेंटम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे ये हो गया कलिजन। सो कलिजन के कारण यहां पे ये होता है कलिजन, जिसके कारण जो है मोमेंटम चेंज हो जाता है। कलिजन के कारण मोमेंटम में चेंज आ जाता है। तो कलिजन में होता क्या है? कलिजन में होता यह है कि यहां पे ये जो दूसरा वाला बॉल है, यहां पे ये जो दूसरा वाला बॉल है ये पहले वाले बॉल पर जो है फोर्स अप्लाई करता है इस डायरेक्शन में। तो यहां पे ये जो फोर्स होगा ये होगा फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। जबकि वहीं पे ये जो पहला वाला बॉल है ये भी दूसरे वाले बॉल पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट।
अगर हम इसे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक एरो। सो यहाँ पे हम एरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा अब वेक्टर फॉर्म में। हम इस वीडियो में क्या प्रूफ कर रहे हैं? हम इस वीडियो में ये प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट इक्वल टू फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दोनों ही फोर्स का यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब हम यहाँ पे इसे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम जो है यहाँ पे एक नेगेटिव साइन अपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हम नेगेटिव साइन अपेंड करेंगे। तो हम जो है इस वीडियो में इसे जो है थोड़ी ही देर बाद प्रूफ कर देंगे। सो हम इसे जो है थोड़ी देर बाद प्रूफ करेंगे कि दोनों को ही फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। क्योंकि यहाँ पे जो है इनमें कॉलिजन हो रहा है, जिसके कारण जो है इनके मोमेंटम में चेंज आ रहा है। क्योंकि हमने इससे पहले बात किया है कि ये जो पहला वाला बॉल है इसका जो है स्पीड घटा है, जबकि वहीं पे दूसरे वाले का बढ़ा है। दैट मीन यहाँ पे इनके मोमेंटम में चेंज आया है। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि ये जो पहला वाला बॉल है इसके मोमेंटम में जो चेंज आया है ये आया है डेल्टा P1, जबकि वहीं पे ये जो दूसरा वाला बॉल है इसके जो मोमेंटम में चेंज आया है ये आया है डेल्टा P2। तो इनके जो है मोमेंटम में इतना चेंज आया है। अब यहां पे ये जो है दोनों बॉल है ये तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है। दैट मीन बाहर से जो है इन पर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है। सो एक्सटर्नल फोर्स जो है यहां पे एक्सटर्नल फोर्स मैं लिख दूं, एक्सटर्नल फोर्स ये जो है ये है यहां पे 0। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो नेट फोर्स होता है, दैट मीन यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ये बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम के। तो अब अगर जो है ये एक्सटर्नल फोर्स ये 0 हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा ये भी 0 होगा। तो इस केस में क्योंकि यहां पे जो है इस सिस्टम में जो है बाहर से जो है किसी भी तरह का यहां पे फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो इनका जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा वो 0 होगा। भले ही इसका और इसका मोमेंटम चेंज हो रहा हो, लेकिन इन दोनों को मिला करके जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा वो 0 होगा, क्योंकि बाहर से किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में है। जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है, जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये आपस में कर रहे हैं। तो जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम ये भी यहां से ये 0 होगा। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो यहां से ये जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है ये यहां पे ये हो गया है 0। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम यहां पे ये लिखेंगे कि ये 0 है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम मतलब ये वाला मोमेंटम प्लस ये वाला मोमेंटम, इन दोनों का जो सम होगा वो। सो डेल्टा P1 एज वेक्टर प्लस डेल्टा P2 एज वेक्टर इक्वल टू यहां पे ये हो जाएगा 0। अब देखिए यहां पे ये जो पहला वाला बॉल है इसके मोमेंटम में चेंज कितना आया है। तो इस फार्मूले से अगर आप देखें तो ये जो चेंज इन मोमेंटम होगा ये बराबर होगा जितना उस पर फोर्स अप्लाई हुआ जिस बॉल पर और जितने समय तक हुआ है उसका मल्टीप्लाई, मतलब इसका और इसका जो मल्टीप्लाई होगा वही होगा चेंज इन मोमेंटम के। सो यहां से हम लिखेंगे कि जो पहला वाला बॉल है उस पर जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो फोर्स अप्लाई हुआ है F12 एज वेक्टर इनटू कितने समय के लिए हुआ? ये हुआ है डेल्टा T समय के लिए, प्लस दूसरे बॉल पर जितना फोर्स अप्लाई हुआ है ये वाला फोर्स अप्लाई हुआ है कितने समय तक अप्लाई हुआ है? इतने समय तक अप्लाई हुआ है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही होगा चेंज इन मोमेंटम इस दूसरे बॉल के लिए। सो फोर्स टू 1 एज वेक्टर इनटू डेल्टा T इक्वल टू यहां पे ये हो जाएगा 0। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये होगा फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट एज वेक्टर प्लस फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज वेक्टर इक्वल टू यहां पे ये हो जाएगा 0। सो यहां से हम इसे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट एज वेक्टर इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज वेक्टर। तो ये हो गया यहां पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो आप यहां पे देखें तो दोनों ही फोर्स का
मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, लेकिन यहां पे दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दैट्स व्हाई यहां पे नेगेटिव साइन है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम और भी तरह तरह की चीजों पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।